मुस्कान। आई एम आर्ची और आज हम देखने वाले हैं इनसाइड पाकिस्तान आईएसआई की हिस्ट्री, पावर और सीक्रेट्स और कैसे जो ये आईएसआई है ना वो एजेंसी कैसे एक्चुअली में काम करती है। यार पता है आईएसआई में ना जो भी सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है कितने इंटेलिजेंस सर्वर्स होते हैं एंड काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की क्रूशियल चीज़ें होती है वो सारे केसेस वो हैंडल करते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है ना, मैं ना देखो मूवीज़ से बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने से काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है जहाँ पे आईएसआई का ना बहुत बड़ा मेजर रोल होता है और काफ़ी पावर होती है। और इनफैक्ट वो काम करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी चाहिए होता है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ही केसेस आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है ना उसके बारे में देखो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और जो भी है हमारी खुद की कंट्री है, काफ़ी हर कंट्री का देखो आईएसआई एक पार्ट ही होता है। अब पाकिस्तान की आईएसआई में ऐसी क्या सीक्रेट ऐसी क्या पावर है, हमें ये वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर लेकिन सबसे खामोश ताकत, एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम बड़े बड़े मुल्क एहतराम और खौफ से लेते हैं। आखिर आईएसआई है क्या? क्या है? दोस्तों, मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही पिवटल और क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। ये ज्यादातर सीक्रेसी में काम करते हुए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं और स्टेट की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन एजेंसीज की एक्टिविटीज यूजुअली आम पब्लिक को कम नजर आती हैं और इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी अपने आप को जाहिर नहीं करते। इनका हर प्रोजेक्ट सीक्रेट होता है क्योंकि उसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करता है। साउथ एशिया के हवाले से बात की जाए तो जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ग्लोबल अटेंशन हासिल की वो थी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आईएसआई भी कहा जाता है। ऑल्दो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस आईएसआई का पाकिस्तान में है वैसा इन्फ्लुएंस शायद रॉ के पास भी नहीं है। यही वजह है कि यूएस से लेकर चाइना तक, यूके से लेकर रशिया तक और इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक सब जानना चाहते हैं कि आईएसआई आखिर चाहती क्या है। 1947 में पार्टीशन के बाद बनने वाला एक छोटा सा इंटेलिजेंस यूनिट वक्त के साथ साथ इतना पावरफुल कैसे हो गया? आईएसआई का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन है और किस तरह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है, आज इसके बारे में डिटेल्ड, ऑब्जेक्टिव और बहुत ही अनबायस्ड गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस गुफ्तगू में मेरा साथ देंगे जूलियन रिचर्ड्स, जिन्होंने आईएसआई पर एक जबरदस्त किताब लिखी है, पाकिस्तान आईएसआई, A concise history of the Inter-Services Intelligence Directorate। जूलियन रिचर्ड्स ने इस बुक में आईएसआई की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक रोल को कमाल तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए, बुक बडीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पर एकेडमिक रिसर्च करना आसान नहीं होता क्योंकि इन इदारों की बुनियादी सीक्रेसी पर होती है। इसीलिए अक्सर रिसर्चर्स को लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स मटेरियल और सेकेंडरी एनालिसिस पर रिलाई करना पड़ता है। ऐसे में जूलियन रिचर्ड्स ने काफी हद तक कोशिश की है कि वो अपने एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव और क्रेडिबल रख सकें। लेकिन ये जूलियन रिचर्ड्स हैं कौन और इनका पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जूलियन रिचर्ड्स सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के डायरेक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम में है। उन्होंने 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पाकिस्तान में पॉलिटिकल वायलेंस के सब्जेक्ट पर पीएचडी हासिल की। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 20 साल तक यूके गवर्नमेंट के लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फील्ड में काम किया। एक दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की वजह से जूलियन रिचर्ड्स की रिसर्च स्किल्स कमाल की हैं। इस किताब में भी मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी इन स्किल्स का बेहतरीन और ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया है। तो आए चलते हैं इस किताब की तरफ। सबसे पहले वो इस सवाल का जवाब देते हैं कि आईएसआई कब, क्यों और कैसे बनी। पाकिस्तान की आईएसआई की बुनियाद पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे बाद रखी गई। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था, खास तौर पे इंडिया के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो टेंशन्स थी वो मजीद बढ़ती जा रही थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज चला रही थी, लेकिन इनके दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसी बैकग्राउंड में एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत महसूस हुई जो अलग अलग मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करे और नेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाए। इस जरूरत के तहत 1948 में पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। ये टास्क मेजर जनरल वॉल्टर कॉथॉर्न को दिया गया। वो असल में ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऑफिसर थे और पहले भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर चुके थे। शुरू में जो इंटेलिजेंस सेटअप बनाया गया उसे डायरेक्टरेट ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर सैयद शाहिद हामिद अपॉइंट हुए। उन्होंने अक्टूबर 1948 में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और नई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल शुरू से डेवलप करना शुरू किया। इस एजेंसी का इनिशियल पर्पस ये था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करे, एक्सटर्नल थ्रेट्स पर नजर रखे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्लानिंग को सपोर्ट करे। बैटलफील्ड सिचुएशंस में मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना जरूरी था। लेकिन आईएसआई के अर्ली ईयर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि एक ट्रेडिशनली ए पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन
आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगी। और ये पाकिस्तान की आज़ादी के कुछ अरसे बाद ही नजर आने लगा, जब कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर बिहाइंड द सीन्स सिविलियन गवर्नमेंट को चैलेंज करने की प्लानिंग शुरू कर दी। ये ओह! कोशिश बाद में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से फेमस हुई। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी को रावलपिंडी 1951 कॉन्स्पिरेसी। में नाकाम बना दिया गया। ये पाकिस्तान 1951 की में। तारीख में पहला मेजर मिलिट्री कू का प्लॉट था। इसी दौर में मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री को ये रियलाइज हुआ कि इंटेलिजेंस सर्विसेज का रोल सिर्फ इंडिया के खिलाफ एक्सटर्नल थ्रेट को मैनेज करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। यहाँ पर जूलियन रिचर्ड्स जॉनसन को कोट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। इस बात को जरा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसकी सही एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। It is also arguably the case that the military concluded early in Pakistan's existence that Oh. civilians were not up to the job of ensuring national security. इस स्टेटमेंट का लिटमस टेस्ट या प्रूफ इस बात में है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक कई दफा ऐसा हो चुका है जब पाकिस्तान मार्शल लॉ के कंट्रोल में रहा है। वाह। स्टार्टिंग विद अयूब खान, उसके बाद याह्या खान, उसके बाद जियाउल हक और फाइनली परवेज मुशर्रफ। आज शायद आप लोगों को लगता हो कि पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी मौजूद है, लेकिन दोस्तों दरअसल पावर आज भी मिलिट्री के पास है। इसको भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि क्या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से भी पाकिस्तान की आईएसआई इतनी पावरफुल हो गई? द आंसर इज समहाउ यस, Yes. क्योंकि पार्टीशन के बाद एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जिसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करने का स्कोप दिया और उनकी जरूरत को हाईलाइट किया। जैसे अफगानिस्तान ओरिजिनली पेशावर और सराउंडिंग एरियाज को अपना हिस्सा समझता था, लेकिन ड्यूरेंट लाइन के ड्रॉ होने से ये एरियाज पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए, जिसे ओह। अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात का असर पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पॉलिसीज पर पड़ा। पेशावर और ट्राइबल एरियाज की मॉनिटरिंग और इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए आईएसआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया, और इसी बात ने वक्त के साथ साथ आईएसआई को मजीद इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल Powerful बनाया। बना इसी दिया, तरह बलूचिस्तान अच्छा। में भी अर्ली 1950 से ही अनरेस्ट था। देखें दोस्तों, बलूचिस्तान के डायनामिक्स बड़े यूनिक और इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान में मौजूद जो ट्राइबल कल्चर है ना, वो हिस्टोरिकली सेंट्रल अथॉरिटी के साथ नहीं चलता। वो लोग इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी ट्राइब को रूल करना चाहते थे। वो अपनी रिसोर्सेज, अपनी जमीन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, तो चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट हो या फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल चैलेंजिंग था, और आज भी है। इस पॉलिटिकल और ट्राइबल स्ट्रक्चर की वजह से पाकिस्तान। आईएसआई और मिलिट्री को रीजन में इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना पड़ा, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन हो और ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनको कंट्रोल किया जा सके। Yes. एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के अलावा आजादी के फौरन बाद ही पाकिस्तान को कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं पहले बहुत दफा अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डू वॉच माई वीडियो आर्काइव्स। कहने का मकसद यह है कि इन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस होने की वजह से पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई का इन्फ्लुएंस बहुत ही बहुत तगड़ा बढ़ होता गया। गया। अब जरा बात करते हैं कि आईएसआई का आखिर स्ट्रक्चर क्या है। जूलियन रिचर्ड्स के मुताबिक आईएसआई काफी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। जहां डिसीजन मेकिंग का सेंटर टॉप मिलिट्री ब्रास और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पास ही होता है। एजेंसी के अंदर मुख्तलिफ फिर विंग्स नीचे ऑपरेट करते नीचे हैं, जाते जिनमें इंटरनल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस शामिल हैं। हर विंग का अपना चेन ऑफ कमांड और रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिससे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ मेंटेन किया जाता है। अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए तो आईएसआई को लीड करता है एक डायरेक्टर जनरल। इस पोस्ट पर यूजुअली एक डायरेक्टर ऑफिसर का जनरल। टेन्योर 2 से 3 साल तक होता है। नाम तो आईएसआई का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, लेकिन इसकी टॉप पोजीशन सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व्ड होती है। हाँ। नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर्स को डीजी की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता। आईएसआई के लीडर को सिलेक्ट करने का प्रोसेस फॉर्मल है। कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड की जाती है, और जीएचक्यू में एक सेरेमनी होती है जहां पे कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जाता है। कहने को तो ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन दोस्तों दरअसल ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। इसका Oh. मतलब ये है कि डीजी की सिलेक्शन का प्रोसेस लार्जली मिलिट्री डिस्क्रेशन के अंडर ही होता है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल सिर्फ सेरेमोनियल होता है। इसका प्राइम एग्जांपल हमें रिसेंटली 2021 में मिलता है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नदीम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद नदीम अंजुम अंजुम को सिलेक्ट किया, जिसको इनिशियली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेजिस्ट करने की कोशिश की। ओह। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में असल पावर मिलिट्री के पास होती है, लिहाजा इमरान खान को वही करना पड़ा जो मिलिट्री चीफ ने कहा। इसके अलावा इस किताब का जो चैप्टर 3 है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जूलियन रिचर्ड्स ने आईएसआई की लीडरशिप के बारे में बात की है। वो लिखते हैं कि एजेंसी की लीडरशिप मोस्टली आर्मी ऑफिसर से आती है, हाँ। और सिविलियन सिर्फ सपोर्टिव और एनालिटिकल रोल्स में ही शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेने की पावर मिलिट्री के हाथ में ही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मिलिट्री के पास जो डिसिप्लिन है
वो सिविलियंस के पास मौजूद नहीं होता। पाकिस्तान हम्म। में आईएसआई अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के साथ साथ मुख्तलिफ इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करती है ताकि पाकिस्तान नेशनल रेंजर्स। सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। आईएसआई के इंटीग्रेशन पीआईसी यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के फ्रेमवर्क के जरिए होता है, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को हार्मोनाइज करता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन डोमेस्टिक क्राइम्स, साइबर थ्रेट्स और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल शेयरिंग के लिए होता है ताकि टेररिज्म और इंसर्जेंसी के थ्रेट्स इफेक्टिवली टैकल किए जा सकें। नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन आईएसआई की काउंटर टेररिज्म और अच्छा, सब प्रिवेंटिव आईएसआई ही स्ट्रेटजीज को करता है। स्ट्रेंथन करता है, हम्म। जहां जॉइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी वाह। आईएसआई के साथ मिलकर डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स मॉनिटर करता है। हम्म। जूलियन रिचर्ड्स के मुताबिक आईएसआई के कल्चर का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि वो किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते और जब चाहते हैं वो उसमें अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं। हाँ। रिचर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम्स ने इस्लामिक नैरेटिव्स को अपनी गवर्नेंस और पब्लिक मैसेजेस में इंटीग्रेट किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही एक इस्लामिक आइडेंटिटी और इंडिया से अलग होने के आइडिया पर रखी गई थी। हम्म। ये इस्लामिक सिंबलिज्म यही और reason था। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पाकिस्तान के मिलिट्री और आईएसआई के कल्चर का कोर एलिमेंट है। ओहो। आईएसआई और मिलिट्री के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज किया जाए तो ये तीन प्रिंसिपल्स अक्सर इनकी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स पर हाईलाइट किए जाते हैं। ईमान यानी कि फेथ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह। तकवा फियर ऑफ अल्लाह और जिहाद फाइट फॉर द लॉर्डशिप ऑफ अल्लाह। ये एलिमेंट शो करते हैं कि इस्लामिक वैल्यूज और मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म बहुत ही गहरे तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड है और यही आईएसआई के वर्ल्ड व्यू को डोमिनेट करते हैं। तो यार जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि ना हर कंट्री का अपना आईएसआई होता है, बस थोड़े नाम अलग होते हैं। तो इसमें भी ना यार आईएसआई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली और जो भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आईएसआई ही मिलके लेती है। एंड जो भी जैसे हमने इसमें देखी कि इंटरनेशनल ब्यूरो जो होता है उनके साथ हो गया, फिर जो भी बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आईएसआई सबसे टॉप पे होता है। मेरे को ना पता है कहीं ना कहीं पहले मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान में शायद जो लाइक आर्मी या मिलिट्री टेक ओवर है ना उनके पास ज़्यादा पावर होती है इवन गवर्नमेंट से भी। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से भी शायद आईएसआई ना और सुपर पावर में आता ही जा रहा है। और मुझे तो समवेयर ना ये चीज़ बिल्कुल सही लगती है कि मिलिट्री के पास जो है ना ज़्यादा पावर है, बिकॉज हमारी कंट्री की जो किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ जो है वो मिलिट्री में ही होती है। लाइक जैसे कि हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया ऐसे ऑपरेट नहीं करता। और दूसरी आईएसआई की बात ये है कि यार ये लोग ना रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे इस्लाम के जो 3 रूल्स इन्होंने बताए थे वो पूरी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। मतलब जो रीज़न था हमारा जो पार्टीशन हुआ था और जिस रीज़न की वजह से पाकिस्तान को अलग करना था वो अभी तक भी फॉलो किया जाता है। यही है आईएसआई की खासियत। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।